हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास एमपीपीएससी 2025 के लिए डेडिकेटेड क्लास होगी, जिसमें इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। इसमें कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और कुछ नए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्लास होगी, बहुत ध्यान से देखिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्र ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। पाषाण काल को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जो स्टार्टिंग काल है वो कौन सा है? पूरा पाषाण काल। यहां पे ऑप्शन में देखिए, पूरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो इनमें से कौन सा है? पूरा पाषाण काल। डिटेल देख लेते हैं। भारत के इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, आद्र ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, जो 8000 ईसा पूर्व से पहले का काल, पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के मध्य का काल, और नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का काल किस नाम से जाना जाता है? नव पाषाण काल। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह आता है, वो आद्र ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ये सैंधवकालीन सभ्यता है, सबसे प्रथम सभ्यता है। ये किस युग की सभ्यता थी? कौन से युग की सभ्यता थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लौह युग? तो कौन से काल की थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में। डिटेल देख लेते हैं। हड़प्पा जो सभ्यता थी, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युग वह सभ्यता है जिसमें मनुष्य ने तांबे और टीन के मिश्रण से कांस्य धातु का निर्माण करना सीख लिया था। इसमें बहुत सारे हथियार, औजार, आभूषण, बहुत सारी वस्तुएं जो थी वो कांस्य धातु से बनी हुई थी। इसलिए इसको किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला सैंधव स्थल था, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये किसके समकालीन था? तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन था। खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। 1921 में इसकी खोज की थी। डेट भी याद रखिए, 1921। इसकी स्थिति कहां है? तो मोंटगोमरी, वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पर इसकी स्थिति है। आद्र ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता है, ये नगरीय सभ्यता थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगरीय सभ्यता, गैर आर्य सभ्यता थी। और इसका जो कार्यकाल माना जाता है, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य का काल माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए। सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आगमन से संबंधित बहुत सारे इतिहासकारों के अपने अपने मत रहे हैं। यहां पे पूछा गया है, आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? कौन है वो इतिहासकार? मैक्स मूलर, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक या एसी दास? तो कौन है? ये बाल गंगाधर तिलक है, जिन्होंने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी, द आर्कटिक होम इन द वेदास। इस पुस्तक को भी याद कर लीजिए, 1903 में इसका विमोचन हुआ था। द आर्कटिक होम इन द वेदास के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना था। गाइल्स ने आर्यों का मूल स्थान हंगरी को माना था। तो ये फैक्ट भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? भारत के प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण उज्जैन, उसका प्राचीनतम नाम, प्राचीन काल में उसको किस नाम से जाना जाता है? तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ या कान्यकुब्ज? तो किस नाम से जाना जाता है? ये अवंतिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अवंतिका के नाम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता है। 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण जनपद था। अवंतिका की 2 राजधानियां थी, उत्तरी अवंतिका और दक्षिणी अवंतिका।
उत्तरी अवंतिका उज्जैन के नाम से और दक्षिणी अवंतिका महेशमती महेश्वर के नाम से जानी जाती थी। उज्जैन के भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी यहीं पे उज्जैन में स्थित है। इसके अलावा कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। कालिदास की नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ये उज्जैन को जाना जाता है। मध्य प्रदेश का प्रमुख शहर है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहां प्रति 12 वर्ष के उपरांत सिंहस्थ महाकुंभ का मेला लगता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। सिंहस्थ महाकुंभ का मेला कहां पे लगता है? प्रति 12 वर्ष में, तो ये उज्जैन में ही लगता है। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर ने कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। उस समय 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण जनपद था, महाजनपद था मगध। सबसे समृद्धशाली, सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ करता था उत्तर भारत में। उस पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का या कुषाण वंश का? तो किस वंश का शासन था? यह नंद वंश का शासन था। और उस शासक कौन था? तो घनानंद, जिसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश को स्थापित किया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए। सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। मगध में उस समय किसका? नंद वंश के घनानंद का शासन था। उस समय पंजाब का शासक कौन था? तो ये पोरस था। 4वीं शताब्दी में भारतीय राजा कौन था पंजाब का? पोरस था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री भारत में सबसे पहले दौरा किया था? कौन सा विदेशी यात्री भारत में सबसे पहले आया था? मेगस्थनीज, फाहियान, हेनसांग या इब्न बतूता? तो कौन था? ये मेगस्थनीज था। ये मौर्य काल के समय आया था, जिसमें शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी इंडिका, इस पुस्तक को भी याद रखिए। इंडिका इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक था, जिसमें मौर्यकालीन शासनकाल व्यवस्था का वर्णन मिलता है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया, हेनसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। यहां पे देख लेते हैं विदेशी यात्री, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, हेनसांग किसके शासनकाल में? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। निकोलो डी कोंटी ये देवराज प्रथम के शासनकाल में आया, दक्षिण शासक थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया और सर थॉमस रो ये किसके शासनकाल में? ये जहांगीर के काल में आया। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए। हरिजन पत्रिका के लेखक कौन है? हरिजन पत्रिका के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, बी.आर. अम्बेडकर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो कौन थे? ये महात्मा गांधी थे, जिन्होंने हरिजन पत्रिका का संपादन किया था। यहां पे कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। द बंगाल गजट 1780 में जेम्स हिक्की द्वारा, यह भारत का पहला समाचार पत्र था। प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो द बंगाल गजट था, 1780 में इसका संपादन हुआ था और इसके संपादक कौन थे? जेम्स हिक्की थे। बॉम्बे हेराल्ड 1789 में बंबई में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। हिंदू पैट्रियट 1853 में गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा संपादित था। सोम प्रकाश 1858 में, द्वारिकानाथ विद्याभूषण ये प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। मद्रास मेल 1868 में भारत का प्रथम संध्या समाचार पत्र था। इसके अलावा अमृत बाजार पत्रिका 1868 में शिशिर कुमार घोष द्वारा संपादित था। हिंदू 1878 में श्री जी.एस. अय्यर और वीर राघवाचारी थे। केसरी मराठा इंपॉर्टेंट है, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित था, 1881 में इसका संपादन हुआ था। और न्यू इंडिया 1914 में संपादित हुआ था एनी बेसेंट द्वारा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ये पृथ्वीराज चौहान से संबंधित पुस्तक है और ये पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो कौन है? कल्हण, चंद्रवरदाई, विल्हण या जयानक? तो कौन है? ये चंद्रवरदाई। ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र सेनापति थे और उन्हीं की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के वीर गाथा, उन्हीं के शासनकाल से संबंधित जानकारी मिलती है। डिटेल देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो एक प्राचीन काव्य है, लेखक इसके चंद्रवरदाई है।
समयकाल इसकी रचना का क्या रहा है, तो 12वीं शताब्दी के आसपास का रहा है। शासनकाल उस समय किसका रहा है, तो पृथ्वीराज चौहान की वीरता और उसकी जीवनी पर आधारित ये पुस्तक है, पृथ्वीराज रासो। किसके द्वारा लिखी गई है, चंद्रवरदाई द्वारा। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें राजा की उपाधि कौन दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, अकबर द्वितीय, ब्रह्म समाज या महात्मा गांधी? तो किसके द्वारा दिया गया था राजा की उपाधि? ये अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दिया गया था, तभी से उनका नाम क्या पड़ गया, राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। डिटेल देख लेते हैं। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने समाज सुधारक राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता या भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन्होंने ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित की थी। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण संपादन थी, संवाद कौमुदी ये बंगाली भाषा में संपादन था, और मिरात उल अखबार ये फारसी भाषा में संपादित किया था। इनका एक महत्वपूर्ण कार्य और था, हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1817 में किया था, और सती प्रथा का लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से इन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहां पे ऑप्शन में देखें, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड रिपन। तो किसे कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक? ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल को सुधारों का काल कहा जाता है। और लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट, इनको नोट कर लीजिए। लॉर्ड रिपन जिसका कार्यकाल 1880 से 1884 के बीच में रहा, यह भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है या माना जाता है। लॉर्ड रिपन का ही जो प्रस्ताव था, इसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना जाता है। क्या माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। लॉर्ड डलहौजी को सुधारों का काल कहा जाता है। व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने ही प्रस्तुत किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, और इन्हीं की मदद से राजा राम मोहन राय की सहायता से, उनके आग्रह से 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। तो सती प्रथा को अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? लॉर्ड विलियम बेंटिक की। तो इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी? वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल और नरम दल 2 दलों में विभाजित हो गई थी? यहां पे ऑप्शन में देखें, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या बंबई अधिवेशन। तो कौन सा अधिवेशन था? यह सूरत अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में आयोजित हुआ था, जिसमें कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गई थी। 1907 2 दल कौन से थे? नरम दल और गरम दल। डिटेल देख लेते हैं। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो अध्यक्ष उस समय कौन थे? रास बिहारी बोस। जो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी 1906 में। बंबई अधिवेशन ये पहला अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसके द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अशफाक खान या सैयद अहमद खान? तो किसके द्वारा? ये चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था पाकिस्तान शब्द का प्रयोग 1933 में। इस ईयर को भी याद कर लीजिए। तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद किताब के लेखक कौन है? तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, अल बरूनी या अब्दुल रज्जाक? तो कौन है तहकीक ए हिंद के लेखक? ये अल बरूनी है। 11वीं शताब्दी के आसपास इसकी रचना हुई थी। डिटेल देख लेते हैं। तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी है। ये अरब यात्री था, और ये महमूद गजनबी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया। ये फैक्ट भी पूछा जाता है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये महमूद गजनबी में
काल क्या रहा है, तो 11वीं शताब्दी के आसपास था। इसके अलावा जियाउद्दीन बर्नी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही, तो इसको भी नोट कर लीजिए, जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोज शाही। और तहकीक ए हिंद अलबरूनी की रचना है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? ये दक्षिण भारत का साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1336 एडी, 1236 एडी, 1436 एडी या 1336 एडी? ये दो बार हो गया है 1336 एडी, इसका एक ऑप्शन काट दीजिएगा। 1336 एडी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किस वर्ष? 1336 एडी में। और इस राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। डिटेल देख लेते हैं इसकी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था और इन्होंने अपने पिता के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश रखा था। किसके नाम पर? अपने पिता के नाम पर। इसकी राजधानी हम्पी है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। बुक्का प्रथम की उपाधि कौन थी? बुक्का प्रथम को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो वेद प्रतिष्ठापक। इसके अलावा जो विजयनगर की यात्रा करने वाला इटली का यात्री कौन था? निकोलो कॉन्टी। ये प्रश्न पूछा जाता है। विजयनगर की यात्रा देवराज प्रथम के शासनकाल में इसने भारत पे यात्रा की थी या विजयनगर की यात्रा की थी? कौन है? इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत में किस वर्ष आक्रमण किया? नादिर शाह भारत में किस वर्ष आक्रमण किया था? 1736 एडी में, 1737 एडी में, 1738 एडी में या 1739 एडी में? तो किस वर्ष शासन किया था? 1739 एडी में। और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। डिटेल देख लेते हैं। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी के बीच हुआ था। दिल्ली में शासन किसका था? तो मोहम्मद शाह का था। नादिर शाह ने दिल्ली में भयंकर लूटपाट मचाई थी और उसी समय उसने तख्ते ताउस कोहिनूर हीरा जो था वो लूट कर ईरान ले गया था। और अभी वर्तमान में वह कहाँ है? तो कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के ताज में अभी जड़ा हुआ है वर्तमान में। वो किसने? नादिर शाह ही भारत से लूट के ले गया था और अभी किसके पास है? ब्रिटेन के पास है। कब किया था आक्रमण? 1739 में। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि डी.के. कर्वे, स्वामी दयानंद सरस्वती या पंडित श्री रामाचार्य? तो कौन है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। महत्वपूर्ण डिटेल देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में कहां पे की थी? मुंबई में की थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो सनातन प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण नारा भी इन्होंने दिया था, वेदों की ओर लौटो। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, वेदों की ओर लौटा किसको द्वारा नारा दिया गया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। इनके समाज सुधार से के कारण भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी सत्यार्थ प्रकाश थी। स्वराज्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक से स्थापित चलाया गया था। यह भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेजर अली या अरुणा आसफ अली? तो किसने दिया था? यह यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा दिया था। और इसका प्रयोग कब किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा किया गया था 1942 में। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नारा दिया किसने था? यूसुफ मेहर अली ने। और सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया। डिटेल देख लेते हैं। भारत छोड़ो का नारा मुंबई के मेयर यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इस नारे का इस्तेमाल सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया था 1942 में। महात्मा गांधी का एक महत्वपूर्ण नारा भी था, करो या मरो, डू एंड डाई। ये किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो इस फैक्ट को भी याद कर लीजिए। स्थायी बंदोबस्त की विशेषता थी। स्थायी बंदोबस्त की क्या विशेषता थी? ये जमींदारी प्रणाली थी, रैयतवाड़ी प्रणाली थी, महालवाड़ी प्रणाली थी या कोई विकल्प सही नहीं है? तो कौन सी प्रणाली थी? ये जमींदारी प्रणाली थी। 1793 के आसपास इसको
ये आई थी और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था जमींदारी प्रणाली, जिसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। डिटेल देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त की एक विशेषता थी जमींदारी प्रणाली। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की थी। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से जुड़ा एक स्थायी समझौता था। इसमें मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू हुआ था। ये इसका मकसद क्या था? इजारेदारी व्यवस्था के दोषों को दूर करना। उससे पहले इजारेदारी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के दोषों को दूर करना था। इसमें भू राजस्व का 10/11वां हिस्सा जो था वो अंग्रेजों का होता था और 1/11वां हिस्सा किसका होता था? तो ये जमींदारों का होता था। तो इस तरह से उस समय भू राजस्व को बांटा जाता था। 10/11वां हिस्सा अंग्रेज लेते थे और 1/11वां हिस्सा जमींदारों को दिया जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन का जनक जिसे कहा जाता है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डफरिन। तो कौन था? ये लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। डफरिन ने ही कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था किसके द्वारा कहा गया था या किसके द्वारा कहा गया कथन था? यह लॉर्ड डफरिन के द्वारा। इसके अलावा जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में या 1767 ईस्वी में? तो ये 1757 ईस्वी, 23 जून, ये डेट याद रखिए, 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये अंग्रेजों को प्रशासनिक रूप से इसी युद्ध ने स्थापित किया था। डिटेल देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी और ब्रिटिश साम्राज्य को प्रशासनिक तौर पर यहां पर स्थापित किया था। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली थी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की यह पहली निर्णायक सफलता मानी जाती है। यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासनिक तौर पर भारत पर शासन करने लगा। अगला प्रश्न है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? उत्तम ग्राम प्रशासन, बेस्ट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा दक्षिण भारतीय राज्य में स्थापित था? चेर, चालुक्य, चोल या वातापी? तो कौन था? ये चोल दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन इस चोल साम्राज्य में स्थापित था। देख लेते हैं डिटेल। चोल शासन की उल्लेखनीय विशेषता क्या थी? उत्तम ग्रामीण शासन। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये विजयालय ने की थी। 1808 से 12वीं शताब्दी के मध्य इसका शासनकाल माना जाता है और भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक था। कौन था? चोल वंश, जिसकी विशेषता क्या थी? उत्तम ग्रामीण शासन। अगला प्रश्न है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है गुलाम वंश का संस्थापक। उसका अगला शासक इल्तुतमिश, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कौन है? इल्तुतमिश। इसे ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। यदि पूछे गुलाम वंश का संस्थापक तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये इल्तुतमिश। और इसे ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है, स्लेव ऑफ स्लेव। डिटेल देख लेते हैं। इल्तुतमिश गुलाम वंश 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा। कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन था। उसी का उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी रहा है। कौन? इल्तुतमिश। लाहौर से दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है। इसने एक उपाधि धारण की थी, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की उपाधि धारण की थी। वो कौन सी उपाधि थी? सुल्तान ए आजम।
इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी नोट कर लीजिए। सुल्तान ए आजम के नाम से इसने उपाधि धारण की थी। किसके द्वारा? बगदाद के खलीफा के द्वारा इसने। दिल्ली सल्तनत में नियमित मुद्रा जारी करने का श्रेय भी इसी को जाता है। इसने 2 प्रकार की मुद्रा जारी की थी, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के जारी किए थे। इसके अलावा तुर्कान ए चहलगामी, ये 40 गुलाम सरदारों के दल का गठन भी इसी ने किया था। और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इसने ही पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और निर्माण कार्य को पूरा किसने कराया था? तो ये इल्तुतमिश ने करवाया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें से कोई भी प्रश्न बन सकता है, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर, ये संतराम। तो कौन थे इसके संस्थापक? ये ज्योतिबा फूले थे। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। यंग बंग आंदोलन 1826 में हेनरी डेरोजियो ने की थी। बहावी आंदोलन की शुरुआत 1820 में हुई थी सैयद अहमद बरेवली द्वारा। प्रार्थना समाज 1867 में, आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज 1875 में, दयाराम सरस्वती। थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकाट द्वारा 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी 1897 में। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद द्वारा की गई थी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए। गीत गोविंद के रचनाकार किसकी सभा को अलंकृत करते थे? गीत गोविंद, गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? तो ये जयदेव थे। ये जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? किसकी सभा में थे? विजय सेन, देवपाल, धर्मपाल, ये लक्ष्मण सेन। तो किसकी सभा में थे? ये लक्ष्मण सेन की सभा में थे। किसकी सभा में? लक्ष्मण सेन की सभा में। डिटेल देख लेते हैं। संस्कृत भाषा के काव्य गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, ये बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इस काव्य में इन्होंने राधा कृष्ण के श्रृंगारिक चरित्र का वर्णन किया है, या श्रृंगारिक चरित्र का वर्णन मिलता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज्य दिवस किस दिन घोषित किया गया था? 1930 में, 1942 में, 1947 में, या 1950 में? तो 1929 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव ला गया था रावी नदी के तट पर। पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया था 1930 में। डेट याद रखिए, 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे नोट कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में घोषित किया था। तो कब है पूर्ण स्वराज्य दिवस? 26 जनवरी 1930। प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, एंथोनी ईडन, विंस्टन चर्चिल, या लॉर्ड जॉर्ज? तो कौन थे? ये विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। आज का हमारा इतिहास का यही प्रश्न है। 30 प्रश्नों की सीरीज हमारी यहीं पे समाप्त होती है। इसके अलावा जीके जीएस की जितने भी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। यदि नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इसी तरह की क्लास के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।